नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीबी लाइव के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ जुड़ रहे हैं अमरीश मिश्र जी। वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेखक हैं और इनको हमने इसलिए जोड़ा है कि हम इस मुद्दे पर बात करना चाह रहे हैं कि अमेरिका और इस्राइल ने ईरान के खिलाफ जो युद्ध छेड़ा है, लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं, लगभग क्या 2 हफ्ते हो ही चुके हैं और इस युद्ध के अभी फिलहाल खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। कितना लंबा ये युद्ध चलेगा, अभी क्या कुछ होना है, इस युद्ध में अब तक निष्कर्ष क्या निकल कर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से धमकी दे रहे हैं कि उन्होंने ईरान को खत्म कर दिया है, तबाह हो चुका है, लेकिन ईरान हर दिन हर वक्त एक बड़े हमले करता चला जा रहा है। तो इन सारी चीजों पर बात करेंगे अमरीश मिश्र जी से। अमरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले सवाल यही कि 2 हफ्ते हो गए हैं और ऐसा लग रहा था जिस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे थे कि ये लड़ाई 2-4 दिन चलने वाली है। ये असेसमेंट उनका पहले भी सही नहीं था ईरान को लेकर और अभी भी सही नहीं है, वो बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अभी की जो स्थिति जो है उसमें क्या लग रहा है कि अमेरिका अब जो इसके बड़े तेल ठिकाने हैं वहां हमला करने लगा है, पोस्टर जारी कर दिया है कि ये जो मुस्तफा खमेनेई और उन तमाम जो उनकी कैबिनेट के साथी हैं, वहाँ के जो सुरक्षा सलाहकार हैं, उनके खिलाफ कि आप उनको पकड़ कर लाइए तो आपको करोड़ रुपए मिलेंगे। ये सब क्या दिखा रहा है? कहीं ना कहीं अमेरिका की ट्रंप की बौखलाहट दिखा रही है या फिर ये कोई उनकी स्ट्रेटजी है और जो बात कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में बड़ा हमला करेंगे, ये उसके पहले की कुछ उनकी अपनी नई रणनीति है? देखिए समीर जी, आप थोड़ा साहित्य के आदमी हैं, इसलिए आप शायद बहुत सारी चीजों से मतलब जो साहित्य में भी कभी ऐतिहासिक परिहास कुछ लोग बन के रह जाते हैं। आज अमेरिका की वही हाल, ये दरअसल इतने मतलब मैं कोई शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकता संसदीय इनके लिए, इसलिए क्योंकि देखिए इराक वॉर में ये सब था कि सद्दाम हुसैन मोस्ट वांटेड। अरे इराक ईरान नहीं है। या तुमने मदुरो को उठा लिया, उसको भी इसी तरह से उठाया कि जैसे पुराने वाइल्ड वेस्ट में क्रिमिनल्स को उठाते थे लोग, और वो टर्म जो कहता है अमेरिकन कल्चर है। अरे भाई, ये वेनेजुला ईरान नहीं है, इराक ईरान नहीं है। ईरान ने इस जंग की तैयारी 15 से 20 साल की है। ट्रंप और उनके जैसे जो लोग हैं, उन्होंने कितने दिन की तैयारी की है? कोई तैयारी नहीं है। हड़बड़ाहट में ये हुआ है नेतन्याहू के कहने पे। तो देखिए यहां पर जो एक सवाल आ जाता है कि क्या ईरान वेनेजुला और इराक है? अरे ईरान एक राष्ट्र है, ईरान एक बाकायदा यूनाइटेड नेशन द्वारा रिकॉग्नाइज राष्ट्र है। लंबे समय से 47 साल पहले जहां क्रांति हुई थी और जिस क्रांति ने वहां के शाह को हटाया और ईरान में एक इंटेलेक्चुअल क्रांति भी लाई। यानी इंटेलेक्चुअल क्रांति का मतलब कि साइंस के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में पूरा एक रेवोल्यूशन हुआ। 79 के पहले हार्डली हम किसी ईरानी के नाम सुनते थे जो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, लेकिन 79 के बाद एक के बाद एक ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने ऐसी मिसाइल्स बनाई। टेक्नोलॉजी का जो भी एक आधार इन्होंने रशिया से लिया होगा, चाइना से लिया होगा, वो सब लेते, भारत भी लेता, लेकिन जो काम उससे किया, उन्होंने ऐसी मिसाइल्स बनाई अपने खुद के एक्सपेरिमेंट से, जो मिसाइल्स आज कहर ढा रही हैं। जो कभी ऐसे ड्रोन्स बनाए, $50,000 का ड्रोन, जिसने अमेरिका की जो पेट्रियट मिसाइल्स हैं जो $4 मिलियन की एक आती है, $50,000 का ड्रोन, $4 मिलियन की पेट्रियट मिसाइल, उनको बेकार कर दी। और जिस तरीके से देखिए, आप देखिए, सोच देखिए, पहले सबसे इंपॉर्टेंट जंग में सोच होती है, तैयारी। अब ये सबसे पहले ईरान ने अमेरिका की आंख फोड़ी, यानी रडार। वो ये भी कर सकता था, पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर सकता था, लेकिन नहीं, उसने सबसे पहले अमेरिका के रडार्स पे हमला किया। रडार बेकार हो गए तो एयर डिफेंस सिस्टम बेकार हो गया। लोग समझते नहीं है कि एयर डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम, पेट्रियट या थार्ड, ये ऐसा नहीं है कि वो खुद अपने आप देखते हैं कि कोई मिसाइल आ रही है और उसको इंटरसेप्ट करने के लिए वो रडार बताता है उनको कि वो देखो मिसाइल आ रही है, तो ये उसका जवाब देते हैं। जब रडार ही नहीं रहेगा तो कैसे पता चलेगा एयर डिफेंस सिस्टम को? तो रडार पे जो मारा है, जो FPS 132 1.1 बिलियन का रडार कतर में
नष्ट हो गया। जो टीपीवाई, जो जितने जो AN/TPY 2 ग्रेड के जितने भी रडार थे, जॉर्डन से लेके UAE तक, सब नष्ट कर दिए। और भी जो बहुत सारे रडार थे, तो इनका एयर डिफेंस बेकार हो गया। उसके बाद जो मारा इन्होंने कुवैत में, जो मारा पोर्ट शुएब पे शुरू में 2 या 3 मार्च को, उसमें 8 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए, ये तो अमेरिका ने माना। लेकिन उसमें अब पता चल रहा है, अमेरिका का मीडिया खुद कह रहा है कि 60 अमेरिकन सोल्जर्स घायल हुए, 30 अमेरिकन सोल्जर्स को ब्रेन ट्रॉमा है। और ब्रेन ट्रॉमा ईरान पहले भी पैदा कर चुका है, जो 7 जनवरी 2020 को कासिम सुलेमानी के असैसिनेशन का जो बदला लिया था, ऐन अल असद अमेरिकन बेस पे हमला करके, वहां भी ब्रेन ट्रॉमा हुआ था। उसको TBI कहते हैं, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। वो आर्मी का वर्ड होता है, वो लेजर वेपन से ही हो सकता है। तो जिस लेजर वेपन की बात ट्रंप कह रहे थे कि उन्होंने वेनेजुएला में यूज किया, जिसको उन्होंने एक वर्ड भी दिया, डिस्कॉम्बोबुलेट, यानी वहां के सोल्जर्स को उल्टी आने लगी, उनके हाथ जाम हो गए, वो मशीन गन चला ही नहीं पाए। तो वो या तो लेजर वेपन होता है या लो रेडियो फ्रीक्वेंसी को आप जब ये वेपनाइज करिए। यहां पर ईरान के पास भी वो चीज है। उन्होंने देखिए 30 कुवैत में जो 30 अमेरिकन सोल्जर्स हैं, उनको ब्रेन इंजरी है। 30 सोल्जर्स के लिए 100 डॉक्टर्स लगे, 100 डॉक्टर्स। ये CBS की रिपोर्ट है, अमेरिका की प्रमुख न्यूज एजेंसी। उसके बाद कल की जो घटना, कल 6 अमेरिकन सोल्जर्स स्ट्रेटो टैंकर्स मार दिए। देखिए ईरान की खूबी ये, अब स्ट्रेटो टैंकर क्या है? स्ट्रेटो टैंकर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है, यानी जो F-15, F-16, F-22, F-35 जो मारक जहाज है, वो हवा में बने रहें, उनको नीचे ईंधन लेने के लिए ना आना पड़े, इसके लिए स्ट्रेटो टैंकर होते हैं कि हवा में ही वो रिफ्यूलिंग कर लेते हैं। अब जब तुमने स्ट्रेटो टैंकर को मार दिया, 6 अमेरिकन सोल्जर्स कल मारे गए। अमेरिका झूठ बोल रहा है कि भी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो तो F-15 जब कुवैत में मारे गए थे, वो भी उन्होंने कहा फ्रेंडली फायर, वो अलग सवाल। लेकिन स्ट्रेटो टैंकर मारने का मतलब है कि जो F-15 और F-22 और जो इस तरह के जहाज अमेरिका और इजराइल के जो ईरान पे बमबारी कर रहे हैं, अब बमबारी नहीं कर पाएंगे उस तरह से, क्योंकि स्ट्रेटो टैंक, अच्छा, और भी आज कई और स्ट्रेटो टैंकर्स पे इसी तरह से हमले हुए। तो ये पांच स्ट्रेटो टैंकर्स पर बताया जा रहा है कि हमले किए हैं ईरान ने। हाँ, आज तो क्यों? हाँ। सवाल ये क्यों? एक तो ये हमले किए और लोगों को अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जिस भी साइड पे आप है, लेकिन क्यों? जब क्यों पे आप आते हैं, रडार पे हमला क्यों, इस पे हमला क्यों? ये सब कुछ है कि ये सब कुछ करने के बाद इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया। ये पहले भी कर सकते थे, लेकिन पहले वहां अमेरिकन नेवी पहुंच जाती, ये हो जाता, वो हो जाता, रडार खत्म किया। पूरा जो 5th फ्लीट है, नेवी, जो 5th फ्लीट अमेरिका की जो नेवी है, उसका हेडक्वार्टर कतर है, सेंटकॉम। और 5th, और लोग सोचते हैं, लोग कह रहे हैं इब्राहिम लिंकन को क्या हो गया, ये तो दुनिया का सबसे खतरनाक जहाजी बेड़ा था, ये भाग गया, दिख ही नहीं रहा हो गया। जेरल्ड फोर्ड को क्या हो गया, आग लग गई उसमें, टॉयलेट प्रॉब्लम आ गई। और HW बुश को क्या हुआ? देखिए हुआ, मैं बता रहा हूं क्या हुआ। क्या है कि ये सारे जितने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, अमेरिका के पास बहुत न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है जो मिसाइल मार सकती है, लेकिन ये सारी चीजें जब ये मिडिल ईस्ट में आती हैं तो ये सेंटकॉम के अंडर आ जाती है। अमेरिका जो का पूरा कमांड स्ट्रक्चर डिवाइडेड है। सेंटकॉम मतलब मिडिल ईस्ट, साउथ कॉम का अलग हो गया, साउथ एशिया और ऑस्ट्रेलिया वगैरह, नॉर्थ कॉम अलग है, ईस्ट, तो हर जगह का उनका एक अलग कमांड सेंटर। तो कतर के कमांड सेंटर का रडार तुमने मार दिया, FPS-132, जो मैंने शुरुआत में कहा, उसके बाद कमांड सेंटर कोलैप्स कर गया ना। तो कमांड सेंटर जब कोलैप्स कर गया तो जो 5th फ्लीट का भी तो वही कमांड सेंटर था, वो 5th फ्लीट, अच्छा, फिर बहराइन में जो डायरेक्टली 5th फ्लीट के लोग थे, वहां आपने मारा, इतना मारा, आज तक मार रहे हैं बहराइन को, कि वहां से सारे अमेरिकन सोल्जर्स ही भाग गए। तो जब आपने हेडक्वार्टर ही खत्म कर दिया, तो अमेरिका में देखिए, अमेरिका की सेना भारत की सेना की तरह, वो ईरान वाली नहीं है। ईरान में गुरिल्ला, ईरान में सेना रेगुलर भी लड़ती है और एक सीक्रेट सेना भी है जो गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ती है, इसलिए ईरान से ये पार नहीं पा रहा है, लेकिन वो एक दूसरी बहस का विषय हो सकता है। यहां पर जो मेन मुख्य विषय है कि अमेरिका में जब 5th फ्लीट का आपने बहराइन में हेडक्वार्टर खत्म कर दिया, और उसका जो बॉस है 5th फ्लीट का, जो सेंटकॉम का हेडक्वार्टर कतर में था, उसको आपने पंगु बना दिया।
तो जब कमांड और कंट्रोल नहीं आ रहा है तो ये थोड़ा है कि अमेरिका के कोई ऑफिसर जो है वो अमेरिका में बैठ के या वहां कोई बंकर में बैठ के ऑर्डर दे रहा है कि अब मारो। वो ऑर्डर चेन ऑफ कमांड टूट गया, अमेरिकन नेवी पंगु हो गई, खत्म। क्यों? क्योंकि अभी ट्रंप ने कहा कि जो जहाज फंसे हैं उनको हम एस्कॉर्ट करके ले जाएंगे, और नेवी ने कहा नहीं ले जाएंगे। सीधी बात ऐसी कभी नहीं हुई अमेरिका की हिस्ट्री में। और एक बात आपको बताएं, चाइना ने ईरान ने इस पूरे गेम को पलट दिया है। अब इकोनॉमिक वॉरफेयर पे ईरान आ गया। कैसे? अब ईरान कह रहा है कि जो जहाज फंसे हैं, यानी दुनिया के तेल का 20% व्यापार वहां से होता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, जो जहाज फंसे उनको हम जाने दे सकते हैं, प्रोवाइडेड वो डॉलर में तेल ना बेचे, वो युआन में बेचे। ये तो ब्रिक्स का खेल था, ब्रिक्स तो यही चाह रहा था। रशिया, अमेरिका, चाइना, ईरान, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, जो ब्रिक्स के मेन देश हैं, उनकी यही कवायद थी कि तेल का व्यापार डॉलर में ना हो। और 1973 में सऊदी अरेबिया से करार करके अमेरिका ने पूरी दुनिया में तेल का व्यापार केवल डॉलर से हो सकता है, यह तय हो गया था। उस एग्रीमेंट, वो फेमस एग्रीमेंट है, और उसके चलते ही अमेरिका का डॉलर बना हुआ है। नहीं तो अमेरिका कुछ प्रोड्यूस थोड़ा करता है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था बैठ जाए अगर डॉलर बैठ जाए, डॉलर के बल पे चल रहा है। ईरान ने देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अब कितनी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग केवल ईरान की नहीं थी, रशिया और चाइना की भी थी, कि हम इस युद्ध में, ईरान वाले युद्ध में लाल रेखा खींच देंगे, अमेरिका को झुका दें। और इसीलिए मुस्तफा खामनेई ने अपने पहले बयान में कहा कि तुम्हें मिडिल ईस्ट छोड़ना होगा। किसी को उम्मीद नहीं थी। मुस्तफा खामनेई, जिनको कहा जा रहा है कि अभी भी वो इंजर्ड है, और अभी वो, लेकिन उन्होंने जो बयान दे दिया जिसमें उन्होंने कहा अमेरिका से कि तुम मिडिल ईस्ट खाली करो, इस समय हमको एडवांटेज है, हमारे पास ज्यादा लेवरेज है, तुम मिडिल ईस्ट खाली करो, इजराइल वेस्ट बैंक और गाजा खाली करे, ईरान के सारे तुम जो फ्रोजन एसेट्स हैं उनको वापस करो, सैंक्शन हटाओ, कॉम्पेंसेशन दो। ये बात है, वरना तो हम डॉलर भी गिरा देंगे और अमेरिकन इकोनॉमी को ध्वस्त कर देंगे। सेना को ध्वस्त कर ही दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि बहुत रणनीतिक तरीके से और एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप काम किया है ईरान ने, और ये दिखा रहा है कि उसकी तैयारी किस तरीके से थी। बिना कोई शोरगुल किए हुए उसने अपने को तैयार रखा। एक चीज अमरीश जी यहां पर जो देखने को मिल रही है कि पिछले कई दिनों से केवल डोनाल्ड ट्रंप के बयान आ रहे हैं, नेतान्याहू का कोई एकात आया भी, उस पर भी संदेह है कि यह बयान कहां से रिकॉर्ड किया गया, कहां किया गया, बिल्कुल परिदृश्य से बाहर दिखाई पड़ रहे हैं। क्या इसके पीछे क्या वजह है? वह बंकरों में छिपे हुए हैं, तो अगर छिपे हुए हैं तो सरकार कैसे चल रही है, आदेश कैसे आ रहे हैं, या फिर टेक्नोलॉजी उनकी बड़ी एडवांस तो कह रहे हैं, इतनी एडवांस है कि वो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले अभी एक अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनका बयान आया था कि नेतान्याहू 90% वक्त हवा में अपना बिता रहे हैं, यानी जहाज में ही रह रहे हैं, केवल 10% वक्त उनका जमीन पर बीत रहा है। क्या खबरें, क्या है सच्चाई, क्या है इनके पीछे जो इजराइल को लेकर और नेतान्याहू को लेकर जो चीजें हैं सामने? ये देखिए, मैं बताऊं आपसे, जो इजराइल का हाल, इजराइल में 2000 से ऊपर जो मैं बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट कह रहा हूं, कहने वाले तो ऐसे हैं, कहने वाले जो अरेबिक और हिब्रू मीडिया है, कि उन्होंने डिवाइड कर दिया है कि इजरायली एश्केनाजी कितने मारे गए हैं, इजिप्शियन इजरायली कितने, क्योंकि वो हर तरह के जूस है ना, तो वो कितने मारे गए वो तो चलिए थोड़ी है, लेकिन 2 से 3 हजार कम से कम इजरायली सोल्जर्स संभवतः मारे गए हैं, और 10,000 घायल। अस्पतालों में जगह नहीं है, बंकरों में झगड़े हो रहे हैं, रेसिज्म हो रहा है, जो यूरोपियन जूस हैं उनको अलाउ किया जा रहा है, एशियन और अफ्रीकन जूस को अलाउ नहीं किया जा रहा है। मतलब ईरान का भी कमांड स्ट्रक्चर टूट गया। बेन गिविर, जो कि गृह मंत्री, वो दिखे नहीं 28 फरवरी के बाद। खबर यह है कि वो मारे जा चुके हैं, खबर यह है कि मारे जा चुके। जब गृह मंत्री तुम्हारे पास नहीं है तो कौन संभाल रहा है व्यवस्था? जो सोल्जर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमारा काम नहीं है, ये पुलिस का काम है। पुलिस वहां ढह गई है, पुलिस बिखर गई है, पुलिस कह रही है हम ना मारे जाएं। अच्छा, टेक्नोलॉजी की जहां तक बात है
तो सिदौत मीका जो ईरान की सीक्रेट इजराइल की सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी, वहां ईरान ने मारा। फिर सिदौत मीका के बगल में सैटकॉम का ऑफिस है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का, वहां मार दिया। उसके तो वीडियोस भी वायरल हैं। बड़ी बड़ी डिश एंटेना आपको दिखाई पड़ेंगे जो ऐसे बिखरी हुई है, खत्म है पूरा खेत। नेतन्याहू के खुद के ऑफिस पे हमला हो चुका, उनके भाई का जिंदा रहना या ना रहना ये एक सवाल बना हुआ है। सीजेरिया पे हमला हुआ, 11 मार्च को हिजबुल्लाह ने 100 हमले किए, 50 इजराइल इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। आज तक की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है। तो सवाल यहां पे यह है कि नेतन्याहू के तो बारे में वो जो वीडियो वगैरह वगैरह आए हैं, उनको तो लोग एआई जनरेटेड कह रहे हैं, और उसमें एक 54 सेकंड को अगर आप फ्रीज करिए तो उसमें दिख रहा है कि उनके 6 उंगलियां हैं, एक हाथ। ये भी चल रहा है वो कि ये जो है पूरा डॉक्टर्ड है वीडियो। अब ये है कि नहीं, इसके बारे में हम कंफर्म नहीं, इसलिए बिना। लेकिन इस समय इस माहौल में जब सच्चाई नहीं बोली जा रही है, जब इजराइल अपनी सारे आंकड़ों को छुपा रहा है, अमेरिका छुपा रहा है यार। अमेरिका ने कभी इस तरह से नहीं छुपाया। वियतनाम वॉर में 58,000 अमेरिकन मारे गए, लेकिन माना उन्होंने। अभी कितने मारे गए किसी को नहीं पता है। हाँ, अच्छा, जितने डिस्क्लोज किए हैं, कितने जिसको एक्सेप्ट किया है, कितने मारे गए, उनकी भी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रहा है अमेरिका, और ये कहा जा रहा है कि हम बाद में करेंगे। इसको लेकर अमेरिका के अंदर भी बड़ा की है। जी हाँ, 6 लोगों की है उनमें से, और एक का फ्यूनरल हुआ है जिसमें ट्रंप भी खड़े थे, सल्यूट मार रहे थे। एक का फ्यूनरल भी हुआ। लेकिन अमेरिका में ये लोग डरते हैं कि अमेरिका को वियतनाम वॉर का ट्रॉमा है, एक त्रासदी है वो, और वो अमेरिकन भूले नहीं कि उनके जब बच्चे लाशों में आते, जब वो कॉफिन्स में आते थे, बॉडी बैग्स, तो वो इसी, और ये जैसे ही थोड़ा सा और बढ़ गया, बस 15 से 20-25 संख्या पहुंच गई, अमेरिका में रिवोल्ट हो जाए, खत्म बात। फिर तो ट्रंप कुछ कर ही नहीं सकते। और जो स्थितियां है, जो चीजें दिखाई पड़ रही, हाँ बिल्कुल, ये वही कह रहा था कि रशिया, चाइना और ईरान के जाल में देखिए कैसे जाल बनाया गया। ये बहुत सदियों, मतलब सालों तक इसका अध्ययन होगा, दशकों तक, ये जाल कैसे बनाया गया, कैसे अमेरिका को ट्रैप में लिया, अमेरिका इजराइल दोनों। जी, मैं वही ये कह रहा था कि जिस तरीके से जो यहाँ पर सोल्जर्स के मरने, घायल होने की जो खबरें हैं और उनके आंकड़े हैं, उनको जानबूझकर इतना नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि ये पता है, जो आप बात कह रहे हैं कि वहां पर तो हंगामा मच जाएगा, और हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि यहाँ जिस तरह से अमेरिकी बेस तबाह हुए हैं अलग अलग देशों में, और जो 6 दिन पहले, 6 दिन की लड़ाई के बाद ही ईरान ने दावा कर दिया था कि 600 से ज्यादा हताहत हुए हैं, या तो मरे हैं या तो घायल हुए हैं। तो ये संख्या वहां भी लोगों को ये पता है कि ठीक है 600 नहीं होगी, लेकिन 600 से कुछ कम ही होगी, पर जो भी संख्या है वो बहुत होंगी यार, 70 होंगे, बताओ तो। हाँ जी, वही तो कह रहे कि अगर इतनी भी संख्या है तो ये भी अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि इतने सैनिक वहां ऐसी लड़ाई में मार दिए गए जिस लड़ाई से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं था। वहां ये बात लगातार हो रही है, ट्रंप घिरे हुए हैं वहां पर अपने। रोज मैं देख रहा हूं, जब हम यहाँ कार्यक्रम करते हैं तो उसमें कई सीनेटर्स अपने अपने बयान दे रहे हैं, जारी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि इस लड़ाई के लिए केवल और केवल ट्रंप जिम्मेदार है। एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण बात है अमरीश जी, और मैं देख रहा हूं कि पिछले 3 दिन से ईरान के तमाम नेता उस बात का खासतौर पर जिक्र कर रहे हैं, और यह मुद्दा ईरान वहां पर अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ लगातार उठा हुआ है। इस लड़ाई में अमेरिका को झोंकने के पीछे भी बड़ी वजह मानी जा रही है, और वो है एप्स्टीन फाइल्स। यहां कई नेताओं देखा जिनमें हैशटैग एप्स्टीन एक्सिस करके लिख रहे हैं ईरान के तमाम नेता। कि ये एक महत्वपूर्ण चीज है, ये जो हुई है। ट्रंप को ये लग रहा है कि अगर जंग रुकी तो अब तो वो गया, क्योंकि अभी ईरान में उसकी हार मानी जाएगी, और जैसे ही उसकी हार मानी जाएगी उसका इंपीचमेंट हो सकता है। दूसरा, नवंबर में चुनाव है कांग्रेस के, और नवंबर में चुनाव में हारना उसका तय है, क्योंकि अमेरिका में जो पब्लिक ओपिनियन है केवल 21% इस वॉर के समर्थन में है। 80%, 70 से 80% लोग समर्थन में नहीं है, और उसमें से 50% जो ऊपर एक्टिव विरोधी है, बाकी लोग अनडिसाइडेड है। तो अब आप सोचो, जब 50% से ऊपर लोग एक्टिव विरोधी
तो किस मुंह से ये जंग ट्रंप बंद कर सकता है? लेकिन अगर जंग बंद नहीं की तब ज्यादा ह्यूमिलेशन होगा। ये अब यही है, देखिए ऐसे ट्रैप में ट्रंप को फंसाया है। उसमें पुतिन भी मुस्कुरा रहे हैं, जी जिनपिंग भी मुस्कुरा रहे हैं, और ईरान तो खैर वो तो उसका तो एक उद्देश्य ही था। भाई ये लोग सोचिए समीर, ये नहीं समझ पाए, इतने बड़े हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, आईवी लीग यूनिवर्सिटी, ये सब यहाँ आप जाइए, मैं तो गया हूं, रशिया चाइना के ऊपर 100 पेपर्स हैं, ईरान के ऊपर एक पेपर नहीं। और पेपर है भी तो पेपर है तो स्टीरियोटाइप कि मौलानाओं का नाम है, जनता साथ नहीं है। अरे जनता साथ नहीं है, अभी कल बम चल रहे थे और जनता सड़क पे थी, उनके नेता सड़क पे थे जो हेड लिस्ट में है तुम्हारी। मसूद पेजेशिकियन सड़क पर थे जी, अली लारीजानी, मसूद पेजेशिकियन, अली लारीजानी सड़क पर। भाई तो उसमें अली लारीजानी का तो नाम हिट लिस्ट में है ना, जो अमेरिका ने जारी किए, वो तो सड़क पे थे, सड़क पे थे वो। अब आप बताओ, तो उनका नाम तो आपने मोस्ट वांटेड में रखा है जी, पेजेशियान राज्य का उसमें नहीं है, लेकिन इनका तो है ना। और इसी तरह के और लोगों का है जो सड़क पे थे। ये पूरा खत्म हो गया। ये जो साम्राज्यवाद की या इंपीरियलिस्ट पावर्स की जो अपनी होती थी कि एप्स्टीन जैसा बड़ा कांड करके थोड़ी देर तक निकल जाएंगे, कम उम्र की बच्चियों का रेप, बलात्कार, मर्डर उसमें इन्वॉल्व है, रिचुअल सैक्रिफाइस इन्वॉल्व है, मोसाद और सीआईए के सीधे संरक्षण में, उसको भी हम बचा ले जाएंगे और हम ईरान को भी मार देंगे, हम मदुरो को भी उठा लेंगे, अब हम क्यूबा को खत्म कर देंगे। ये जो पूरी मुहिम थी, इस पे फुल स्टॉप, अगर नहीं तो कॉमा जरूर लग गया। बिल्कुल। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि ईरान की जो स्ट्रेटजी है, मुझे लगता है कि शायद अब ये तमाम विश्वविद्यालयों में अध्ययन का एक चैप्टर हो या इस पर रिसर्च हो कि किस खींचता चला गया, अभी तक खींची गया है और रुकने की कोई उम्मीद भी अभी नहीं दिखाई पड़ रही है। खास तौर पर तब जब ट्रंप तो रोज धमकी दे रहे हैं, लेकिन ईरान ने सीधे तौर पर कहा है कि हमारी 3 मांगे हैं और हमारी शर्तों पर ही ये लड़ाई रुकेगी। मुझे नहीं लगता कि जो 3 शर्तें हैं उनमें एक भी शर्त अगर अमेरिका और इजराइल मान लेते हैं तो ये उनकी हार से भी ज्यादा उनके लिए एक इंसल्ट वाली बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल ह्यूमिलेट हो जाएंगे, अपमानित, जलील। यही उनको, ईरान का यही लक्ष्य है कि ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जलील हो, ट्रंप और नेतन्याहू नाक रगड़े, ये स्थिति है। एक चीज और अमरीश जी, जो ये भूमिका अगर हम देखें कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, हमेशा हर चीज में नेटो साथ रहा है, यूरोपियन यूनियन साथ रहा है, ब्रिटेन तो बिल्कुल जुड़वा भाई जैसे दोनों दिखाई पड़ते रहे हैं। इस लड़ाई में सारे के सारे यूरोपियन देश जो हैं बिल्कुल अलग थलग दिखाई पड़ रहे हैं, और वो भी वही बात कह रहे हैं जो अमेरिका में बात कही जा रही है कि ये लड़ाई कोई अमेरिका और ईरान के बीच की नहीं है, ये तो लड़ाई ट्रंप और नेतन्याहू की ईरान के खिलाफ है। तो ये सारी चीजें ये क्या बता रही है? कोई एक नया जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, या फिर वास्तव में ये लड़ाई, इस लड़ाई को ट्रंप की ही लड़ाई के तौर पर लोग देख रहे हैं, और ट्रंप दूसरे कार्यकाल में जिस तरह से आक्रामक नजर आए हैं, चाहे वो फाइनेंशियल फील्ड हो, बाकी चीजें हो, तो अब सब लोगों को एक मौका मिला है कि अब ट्रंप से जितनी खुन्नस है वो निकाल लो। देखिए, ये तो मौका मिला है, लोग वो क्यों छोड़े इस मौके को? जब ट्रंप ने सारे इलीगल काम किए, मदुरो को, किसी देश के प्रेसिडेंट को उठा लिया, भारत को जलील किया अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, इतना जलील किया भारत को, कोई और प्रधानमंत्री होता तो खैर वो बात अलग है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उभर रहा है, और उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में ये साफ हो रहा है कि ईरान, चाइना, रशिया एक साथ है। भारत को भी अल्टीमेटली ये जो सरकार है, जो इजराइल परस्त सरकार है, अब तो दुनिया के सामने चले गए थे वहां 26 फरवरी को, 28 फरवरी को हमला हुआ। अब क्या कह रहे हैं कि इंडिया इज ईरान फ्रेंड। अभी उनकी कल पेजेशिकियान से बात हुई है, वो कह रहे हैं इंडिया इज ईरान फ्रेंड। ये क्या है? ये ताकत के आगे झुक गए। तो अब देखिए, जो उनको ब्रिक्स में रहना है ना, उनको आर्थिक फायदा अपना देखना है। अमेरिका इजराइल के साथ जाने का मतलब है कंगाल होना, और रूस, चाइना, ईरान के साथ जाने का मतलब है सम्मान भी और पैसा भी। अगर भारत को ये छूट मिल जाए कि वो अपना सारा तेल वो
यॉन में खरीदे या रुपीज में क्योंकि ब्रिक्स में तो ये भी है, वो चाइनीज यॉन की बात जो ईरान ने की है वो एक प्रेशर टैक्टिक्स और ट्रंप को ह्यूमिलेट करने के लिए की है, क्योंकि ट्रंप चाइना से बहुत चिढ़ता है तो वो और उसको चढ़ाओ। लेकिन अल्टीमेटली तो बात वही जाएगी ना कि बास्केट ऑफ करेंसी, यानी एक करेंसी में हम क्यों तेल खरीदे, हर देश अपनी करेंसी में खरीदे, क्या दिक्कत है? बिल्कुल। इसलिए भारत भी तो झुक गया। तो ये नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो इस तरीके का वर्ल्ड ऑर्डर है जिसमें सारे देशों का सम्मान है, उनकी बराबरी है और किसी एक की दादागिरी नहीं। और वेस्ट और खास तौर पे जो पश्चिम का की जो पूरी हेजुमनी थी वो तोड़ दी गई। अब यूरोप पे आते हैं। यूरोप नेटो का हिस्सा है, टर्की भी नेटो का हिस्सा है। टर्की पे 2 से 3 हमले हो चुके हैं। ईरान ने कहा है कि हमने नहीं किए, इजराइल ने किए। टर्की ने भी कहा हाँ हम टर्की ने भी कहा कि हाँ हो सकता है, हम भी। टर्की भी चुप है क्योंकि टर्की में अमेरिकन बेसिस है। तो ये सब देखिए चल रहा है अंदर का। अच्छा, यूरोप में कल जब 6 अमेरिकन सोल्जर मारे गए स्ट्रेटो टैंकर वाले, उसमें से वहीं पर वही जो बेस है अर्बिल में, उसी में फ्रेंच सोल्जर्स भी, इटालियन सोल्जर्स भी। एक फ्रेंच सोल्जर भी मारा गया, वो एक अलग घटना में। मैक्रोन ने कहा कि फ्रेंच सोल्जर मारे जा रहे हैं। मेलोनी ने, इटली की प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि मैं सोल्जर बुला रही हूं वापस, इन नेटो की लड़ाई नहीं है, हमारे सोल्जर वहां क्या कर रहे हैं। तो ये तो पूरी दुनिया में होगा ना, नेटो तो साथ नहीं है ट्रंप के। और वैसे भी यूरोपियन कंट्रीज से ट्रंप की व्यक्तिगत लड़ाई है, अपनी व्यक्तिगत लड़ाई थी। तो मुझे लगता है कि ट्रंप अब इस साल इम्पीच हो जाएंगे। ये अपने टर्म का मतलब ये 2 साल का टर्म इनका रहेगा, क्योंकि इसको ये सरवाइव कैसे करेंगे। हाँ, न्यूक्लियर बम डाल दें, कुछ इस तरह की चीज करे तब भी और ज्यादा बद होगी, फिर तो बवाली हो जाएगा दुनिया में। लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है कि ट्रंप अब पॉलिटिकली भी खत्म है, नेतन्याहू भी पॉलिटिकली खत्म है। पता नहीं इस वॉर को नेतन्याहू सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे फिजिकली। वैसे तो पॉलिटिकली सरवाइव नहीं करेंगे, लेकिन फिजिकली सरवाइव कर पाएंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल बड़ा सवाल है। एक चीज और अमरीश जी, इसमें अमेरिका की भी एक तरीके से कहा जाए कि जो उनकी अपनी पावर है, जो मिलिट्री पावर है, बाकी चीजें हैं, इकोनॉमिक पावर है, काफी कुछ इस लड़ाई ने एक्सपोज कर दिया है उसको। दूसरी ओर उससे भी ज्यादा जो इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट में एक छोटा सा देश हुआ करता था और ये लगता था कि सबको दबाकर उसने रखा हुआ है, यह साबित हो गया कि अमेरिका अगर उसके साथ है तभी वो कुछ है, अदरवाइज उसकी कोई अपनी बहुत अहमियत नहीं है। ईरान की तरह अगर कोई भी कंट्री 10 दिन 5 दिन तक अगर इस तरह से रोके रहता तो वो टिक नहीं पाता। यह चीज बिल्कुल साबित हो गई है। क्या अब अगर ये लड़ाई खत्म भी हो जाती है तो इजराइल अपनी ये सुप्रीमेसी इस इलाके में बना पाएगा? क्योंकि अब बाकी दूसरे देश भी जो होंगे, अब वहां भी एक नया समीकरण तैयार होगा। उनको भी लगेगा कि भाई ईरान ने इतना इनको सबक सिखा दिया है, तो अगर हम सारे मिलकर सिखाना चाहें तो कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। तो इजराइल के लिए तो बड़ी नहीं, बिल्कुल। देखिए, आप ईरान ने जो मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया से लेकर तमाम अरब देश हैं, उनमें उनके अमेरिकन बेसिस पे मारा और बहुत मारा। अरब फाइनेंशियल इंटरेस्ट को मारा, अमेजोन के ऑफिस पे हमला किया, दुबई के फाइनेंशियल सेंटर पे हमला किया, क्योंकि वो जानता है कि वेस्टर्न इकोनॉमी की जो रीढ़ है, एप्स्टीन इकोनॉमी की जो रीढ़ है, वो यही है मिडिल ईस्ट में। दुबई, यूएई, सारा इलीगल पैसा दुनिया का यही आता है। तो ईरान उनको मार रहा है, लेकिन क्या वो कुछ बोल रहे हैं? वो नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि उनका बॉस सऊदी अरेबिया है। यूएई बॉस बनना चाह रहा था, उसको मार मार के ईरान ने ठीक कर दिया। तो सऊदी अरेबिया किसका साथ देगा? ईरान का साथ देगा कि वो इजराइल अमेरिका का साथ देगा? यूएई को उभार रहे थे ये लोग, और सऊदी अरेबिया से बहुत झगड़ा चल रहा था इस युद्ध के पहले। सऊदी अरेबिया खुश है जो हो रहा है, कतर कुछ बोल नहीं रहा है, इजिप्ट कुछ बोल नहीं रहा है, जॉर्डन तो डरा हुआ है कि वो किसी दिन ईरान भूल जाएगा और उसका तख्ता पलट कर देगा। बहरीन में तख्ता पलट ऑलमोस्ट हो ही गया है। तो वे कौन बचा? वहां पर देखिए सीधी बात आ गई है कि इजराइल के दिन खत्म है और इजराइल अब कुछ नहीं कर सकता। इजराइल को अब इतिहास के डस्टबिन में जाना है और मिडिल ईस्ट का फ्यूचर में ईरान एक बड़ी रीजनल पावर के रूप में उभरेगा। ये बिल्कुल क्लियर।
जी बिल्कुल, ये बिल्कुल अभी तक की स्थितियों से ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर एक नए तरह का पावर सेंटर या पावर शिफ्टिंग होती हुई दिखाई पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश जी इस बातचीत में शामिल होने के लिए। बहुत सारी नई बातें आपने बताई इस लड़ाई को लेकर और इसका जो कुछ इम्पैक्ट होने वाला है लड़ाई खत्म होने के बाद भी उसको लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।